माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल वेल। आज हम सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 22 मेजर चैलेंजेस बिफोर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात कि विश्व के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों के विषय में देखेंगे। चैप्टर नंबर 21 संयुक्त राष्ट्र संघ और इंडिया, यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लेसन नंबर 22 के बारे में देखेंगे। लेसन नंबर 22 विश्व के सम्मुख, जो हमारा वर्ल्ड है उसके सम्मुख कौन कौन सी चैलेंजेस हैं उसके विषय पर आधारित है। इन द प्रेजेंट टाइम ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट दैट दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन अर्थात कि आज के समय में सभी राष्ट्र, हमारे सभी जो कंट्री है वह किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। Their policy are guided and influenced by the exciting international situation और सभी देशों को कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिससे कि वह सभी राष्ट्र सफर करते हैं। They share many problems of the world अर्थात विश्व के सम्मुख काफी सारी चुनौतियां हैं। If any nation makes isolated effort to solve this problem, it will not be successful। अगर कोई देश इस चुनौतियों को पूरी तरह से सुलझाने का प्रयास भी करता है तो वह निष्फल हो जाता है। जॉइंट एफर्ट्स बाय ऑल नेशन आर रिक्वायर्ड टू टेकल द प्रॉब्लम। इसका एक ही समाधान है कि जो सभी नेशंस हैं, सभी जो देश हैं, वह इसका एकजुट होकर मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है एनवायरमेंट या पर्यावरण। द वर्ड पर्यावरण इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स अर्थात जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों से बना है। परिधन आवरण अर्थात परि अर्थात चारों ओर से, आवरण अर्थात घेरा हुआ। अ कवर विच सराउंडेड अस फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड पर्यावरण अर्थात कि जो वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण कहलाता है। एनवायरमेंटल इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल फैक्टर। पर्यावरण अनेक कारकों का सम्मिश्रण है। कोई भी बाहरी बल, पदार्थ या परिस्थिति जो किसी जीव को घेरे हुए है तथा उसके जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता हो वह कारक कहलाता है। जैसे कि द वेरियस फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट कैन बी डिवाइडेड मेनली इन 2 पार्ट्स। जो पर्यावरण है वह 2 कारकों में विभाजित किया गया है। पहला है पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक अर्थात जैविक कारक, जिसमें ट्री, प्लांट्स, क्रिएचर, एनिमल्स एंड इंसेक्ट आदि आते हैं। दूसरा है अजैविक कारक नॉन ऑर्गेनिक, वाटर, मिनरल, सोइल, एयर, सोलर एनर्जी। बोथ फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो दोनों ही कारक हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। अदर बट आर इंटरलिंक्ड, पर एक दूसरे से अलग तो हैं किंतु एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। इन द नेचुरल कंडीशन द लाइफ ऑफ क्रिएचर इज नॉट अफेक्टेड बाय अ सिंगल फैक्टर। जो नेचुरल लाइफ है लोगों की, जो वह नेचर से ही जुड़ी हुई है। एनवायरमेंटल फैक्टर टुगेदर अफेक्टेड इट, और जो पर्यावरण के कितने ही कारक हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन अर्थात पॉल्यूशन के विविध प्रकार। वाटर पॉल्यूशन पहला आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज अ लाइफ गिविंग, जल ही जीवन है। द नेचर हैज प्रोवाइडेड इमेंस सोर्स ऑफ वाटर इन फ्रॉम द सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर, बट जो नेचर है उन्होंने पर्याप्त से भी अधिक मात्रा में हमें पानी दिया है, जो कि हमारी धरती पर और अंडरग्राउंड हमें पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में मिला है। बट ह्यूमन बींग्स बाय देयर कंसेंट एक्टिविटी आर पॉल्यूटिंग वाटर, किंतु जो मानव क्रिया है उससे निरंतर जो पानी है वह प्रदूषित होता जाता है। द वाटर पॉल्यूशन इज दैट स्टेट इन विच द फिजिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर शो नेगेटिव चेंजेस इन दिस वाटर लीव्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स क्रिएचर अर्थात कि जो मानव की जो प्रक्रिया है उससे फिजिकली, केमिकली और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज को द्वारा पानी प्रदूषित होता है। अब सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन,
वाटर पॉल्यूशन के विभिन्न सोर्सेस क्या हैं? पहला है नेचुरल सोर्स। फ्यू नेचुरल सोर्स सबटेंस पॉल्यूशन वाटर। पहला प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें गैस, मृदा, वनस्पति, मृत जीव जंतु आदि आते हैं। दूसरा है ह्यूमन सोर्स। वर्तमान समय में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण ह्यूमन सोर्स ही है, जैसे कि नगरीकरण, कृषि, औद्योगिक, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के कारण अनेक प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पहला मल, घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निकले मल मूत्र को नदियों एवं जलाशयों में डाला जाता है, जिससे कि पानी प्रदूषित होता है। दूसरा है घरेलू अपमार्जक, होम वेस्ट, जो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है। सोप एंड डिटर्जेंट आर यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स एट होम। जो हमारा साबुन और डिटर्जेंट होता है वह पानी को गंदा करता है, और वही जो वेस्ट पानी होता है हमारे घर का, वो सीधे नदियों में प्रवाहित किया जाता है। अब चौथा पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्थात कि औद्योगिक अपशिष्ट। विभिन्न उद्योग जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। उद्योगों से निकले जल में अनेक घातक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। यह प्रदूषित जल सीधे नदी, तालाब में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। पानी प्रदूषित होने के कारण मानव जीवन को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कॉलेरा, फीवर, जॉन्डिस, मलेरिया आदि सभी बीमारियां हमें प्रदूषित जल पीने से होती है। अब मेजर टू चेक वाटर पॉल्यूशन, हम जो वाटर पॉल्यूशन है उसे किस तरह रोक सकते हैं? बाय अवॉइडिंग द फ्लो ऑफ केमिकल वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड डर्टी वेस्ट मिक्स इन द वाटर इन रिवर्स, सीज, कैनल्स, लेक्स डायरेक्टली। हम जो हमारा दूषित कचरा है, घरेलू वेस्ट है, वो जो भी है वो डायरेक्ट पानी में जाने से रोकें या नदियों में प्रवाहित ना करें, तो उससे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टू यूज द इलेक्ट्रिक सर्कमस्टेशन टू बर्न द डेड बॉडीज। हमें जो हमारी डेड बॉडीज है उसे पानी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को यूज करके डायरेक्ट बॉडी को जला देना चाहिए। और फिर आखिरी पॉइंट है टू टेक हेल्प फ्रॉम वॉलंटरी बॉडीज लाइक सुलभ इंटरनेशनल टू शो पॉल्यूशन occurring due to flow of excreta। जो हमारे शरीर का जो भी मल मूत्र है वह हमें डायरेक्ट पानी में जाने से रोकना चाहिए, जिससे हम पानी को दूषित होने से बचा सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बाद हम एयर पॉल्यूशन को देखेंगे। एयर पॉल्यूशन, एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। हमें सभी जीवित प्राणियों के लिए वायु सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट एयर। हमारा जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। द एटमॉस्फेयर हैज वेरियस गैसेस। जो वातावरण में काफी गैसें फैली हुई हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, etc. These gases are found in a fixed quantity of proportion. कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन यह वातावरण में समान मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों का थोड़ा सा भी बदलाव हमारे मानव जीवन पर प्रभाव डालता है। कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम एयर पॉल्यूशन के स्रोतों को देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन किन कारणों से होता है। पहला है नेचुरल कॉज, प्राकृतिक कारण। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर लाइक इरप्शन। वायु प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है, जैसे ज्वालामुखी के फूटने पर उसमें से निकलने वाली गैसें, धुआं, चट्टानों के टुकड़े, राख आदि हवा में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है मानव जनित कारण, अर्थात मेन मेड कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर द फॉलोइंग। अर्थात कि मानव द्वारा प्रदूषण हवा में किस तरह फैलता है? बाय ट्रांसपोर्ट, बाय इंडस्ट्री, बाय हाउस होल्ड वर्क, इफेक्ट ऑफ एयर
पॉल्यूशन अर्थात कि इन सभी कारणों से जो वाहनों से हमारे धुआं उठता है वह सभी हवा में जाकर वातावरण में हवा में सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण भी एयर पॉल्यूशन काफी मात्रा में बढ़ता है। अब वातावरण में जो एयर पॉल्यूशन है उसे रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन टुडे इज वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। जो एयर पॉल्यूशन है वो आज के समय में काफी बड़ी समस्या है, जिसे रोकना यह काफी अनिवार्य हो चुका है। जैसे हम उसे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हम उद्योगों में चिमनियां अत्यधिक ऊंची बनाई जाती जाए तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरीक्षण करा जाए, अर्थात जो फैक्ट्री होती हैं उनमें जो धुआं निकलता है वो काफी हाई लेवल पर उसे हम छोड़ा जाए, जैसे कि वह वातावरण में काफी ऊपर की तरफ चला जाए। कच्चे कोयले व कच्चे लकड़ियों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। खुले सीवेज आदि को बंद किया जाए। जनमानस में जागरूकता लाई जाए तथा वनों को काटने से रोका जाए। टू मेक द पीपल अवेयर अर्थात लोगों में यह जागरूकता फैलाई जाए और डिफॉरेस्टेशन बी चेक्ड और जो वनों को जंगलों को लोग काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उसे रोका जाए। प्रभावी कानून बनाया जाए और एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई कानून को भी बनाना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है प्रदूषण, ग्लोबलाइजेशन, नॉइज पॉल्यूशन। The noise is an undescribable sound which is not taken to ears। अर्थात नॉइज पॉल्यूशन अर्थात क्या, वह ध्वनि जो कि हमारे कानों में, हमारा कान जिसे स्वीकार न कर पाए उसे हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण अर्थात एक शोर जो कि मनुष्य के कानों को अप्रिय महसूस हो। अधिक शोर के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है, फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के मनोरोग जन्म लेते हैं। उक्त प्रदूषण के नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता और सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। हमारा अगला पॉइंट है वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण के निर्माण की प्रक्रिया पर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि कच्चा माल किसी एक देश में मिलता है। इस कच्चे माल से वस्तुओं को बनाने की तकनीकी और ज्ञान किसी दूसरे देश के पास होता तो कच्चे माल और तकनीकी का प्रश्न उत्पादन किसी तीसरे देश में ही होता। इफ वी थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अर्थात कि हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया को देखेंगे तो वी फाइंड हमें मिलेगा कि मटेरियल कम फ्रॉम वन नेशन अर्थात किसी भी देश से कोई मटेरियल आता है एंड टेक्निक एंड हाउ टू मेक गुड्स रॉ मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय अनदर कंट्री और दूसरे कंट्री में वह प्रक्रिया किस तरह वो कच्चे माल से नई नई चीजों को बनाती है। सच प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड और इस तरह सभी प्रोडक्ट को किस तरह उनका बंटवारा किया जाता है इन मैनी कंट्रीज अलग अलग कंट्रियों में। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट बट दे ऑल्सो लुक अपॉन ईच अदर फॉर इन एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन अर्थात कि विश्व में कई लोग अलग अलग प्रकार का जीवन शैली अपनाते हैं। द डिफरेंट इंटर एक्टिविटी ऑफ ट्रेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अर्थात कि वह अलग अलग उद्योगों से भी जुड़ते हैं, जैसे कि शिक्षा, कला, साहित्यिक, तकनीकी, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। देश और लोगों के बीच व्यापार, पूंजी निवेश, यात्रा, पर्यटन, खेल कूद और अन्य प्रकार के माध्यमों से जो विभिन्न अंतरक्रिया होती है, यह वैश्वीकरण का परिचायक। अब बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अर्थात जो वैश्वीकरण है उसके क्या फायदे हैं। फ्लो ऑफ कैपिटल इंक्रीज थ्रू ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रभाव बढ़ता है अर्थात हमारे देश के इकोनॉमिकली हमारा देश स्ट्रांग बनता है। ग्रोथ इंक्रीज द इंटरनेशनल प्रोडक्शन अंतरराष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनीज हैव विचल रोल इन ग्लोबलाइजेशन अर्थात कि
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का भी विकास होता है। वैश्वीकरण के बाद हम हमारा अगला पॉइंट देखेंगे, टेररिज्म अर्थात कि आतंकवाद। इन द 21st सेंचुरी टेररिज्म इज गेटिंग ग्लोबल। 21वीं शताब्दी में आतंकवाद वैश्विक होता जा रहा है। विगत 20 वर्षों में विश्व में आतंकवादी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। अब हम आतंकवाद किसे कहते हैं वह देखेंगे। टेररिज्म इज एन इनलीगल फोर्सफुल मीन्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स अर्थात कि आतंकवाद अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला बलपूर्वक और गैर कानूनी तरीका है। The terrorists included in violence act to disturb peace and uproot the law and order of country. शांति व्यवस्था को भंग करने एवं शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से आतंकवादी हिंसात्मक विधियां करते हैं। आतंकवाद लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध अपराध है। आतंकवादी अपने जीवन निर्वाह न करते हुए मानव जीवन के विरुद्ध क्रूरता का बर्ताव करते हैं तथा चारों ओर रक्तचाप, विनाश, अराजकता पैदा करते हैं। वर्तमान में आतंकवादी मजहब के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा तथा घृणा फैलाते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन द्वारा अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन बनाकर विश्व स्तर पर आतंकवादी हमले एवं गतिविधियां की जा रही हैं। इसी संगठन आतंकवादियों द्वारा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक अपहरित विमान टकराकर ध्वस्त कर दिया था। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, आतंकवादियों के कार्यों का स्वरूप अर्थात कि आतंकवादी किस तरह कार्य करते हैं। आतंकवादी के कार्य राज्य और समाज के विरुद्ध होते हैं। The activities of terrorists are anti-government and against the society अर्थात वह हमारे सोसाइटी के विरुद्ध ही होते हैं। They have political goals इनके कार्यों का राजनीतिक उद्देश्य होता है। Their activities are illegal and against law इनके कार्य अवैध एवं गैर कानूनी होते हैं। The terrorists create terror among people आतंकवादी सामान्य जनता में भय पैदा करते हैं। The terrorists resort to violent means आतंकवादी अपने कार्यों को हिंसक तरीके से करते हैं। Terrorism kills the logic thinking आतंकवादी विधि संगत विचार को समाप्त कर देता है। The terrorists try to demoralize the confidence of security forces सुरक्षा बल के मनोबल को गिराने का भी प्रयास आतंकवादी प्रवृत्ति करती है। The terrorists use religious frenzy to fulfill their goals आतंकवादी मजहबी उन्माद पैदा कर उसका प्रयोग अपने लिए करता है। They pose threat to the security, peace and integrity of the nation देश की सुरक्षा, शांति और अखंडता के लिए खतरा भी उत्पन्न करता है। देश की अन्य अलगाववादी शक्तियों को भी भड़काते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद हम टेररिज्म इन इंडिया अर्थात कि भारत में आतंकवाद को हम देखेंगे। आज विश्व के सभी देशों के लिए आतंकवाद प्रमुख चुनौती बन गया है। भारत में पिछले कुछ दशकों से आतंकवादी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। कुछ विरोधी एवं पड़ोसी देश भारत में कट्टरपंथी लोगों को आतंकवाद के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों से भारत की पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की छवि ध्रुमिल होती है। यह भारत की सर्वधर्म समभाव व वसुधैव कुटुंबकम की मूल्यों के विरुद्ध भी है। इससे भारत की समृद्धता, अखंडता एवं लोकतंत्र को भी खतरा। इन इंडिया भारत में मुंबई बम विस्फोट, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला, कंधार विमान अपहरण कांड, दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला आदि अनेक आतंकवादी बड़ी गतिविधियां घटित हो चुकी हैं। कभी कभी आतंकवादी धर्म के नाम पर कार्रवाइयां करते हैं। आतंकवाद लोगों का सामान्य अस्त व्यस्त करता है।
देश की सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को भी अवरुद्ध करता है। सरकार एवं जनता ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अर्थात यह चैप्टर नंबर 22 भी हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे।